ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू पाथवे। न्यू पाथवे नहीं है ये, टेक्निकली हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो केल्विन साइकिल या C4 साइकिल को डायरेक्टली नहीं चला सकते। सो देर आर सम प्लांट्स बिकॉज ऑफ द एडेप्टेशन, जैसे सक्यूलेंट प्लांट्स उनको कहा जाएगा, जैसे हमारे ओपोन्शिया मतलब कैक्टस जो होता है, उनमें कुछ क्या होते हैं, जेरोफाइट्स मतलब जो ड्राई एरिया में रहते हैं, जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऐसे एरिया में क्या हो जाता है, उनका जो स्टेम है दैट इज बीन मॉडिफाइड इनटू द लीफ, सॉरी लीफ है जो स्टेम में मॉडिफाई हो जाता है, एंड लीफ जो है वो स्पाइन्स में हो जाती है। देखते हैं ना हम, स्टेम बिकम्स अ लीफ एंड लीफ बिकम्स अ स्पाइन। एलोवेरा देख लो आप, कैक्टस देख लो, तो स्पाइन क्या मॉडिफिकेशन है। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी वगैरह में आपने इस चीज को पढ़ा ही होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ यस मैम। प्लांट्स, है ना। तो इन प्लांट्स में तो थोड़ा सा अलग सा मेटाबॉलिज्म चलेगा फॉर शुगर, क्योंकि अभी तक हमने फिर केल्विन साइकिल को देखा था, C4 साइकिल को देखा था कि वो कैसे अपने अपने रेस्पेक्टिव प्लांट्स में शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को, फूड को बना रहे हैं। ये कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कैलेंशियो, क्रेसुला, सीडम, ओपोन्शिया, एलो, अगेव, यूफोर्बिया, ब्रायोफाइलम, इस पे ना यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। ब्रायोफाइलम, कैलेंशियो, देन ओपोन्शिया, एलो। तो क्वेश्चंस में एक कॉमन नाम है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जब भी ये नाम याद आएगा या फिर ये नाम कहीं आप देखोगे तो याद कर लेना कि हमको क्रुसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म को देखना है। तो क्रुसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म शॉर्ट फॉर्म है कैम, जो टिंग इन्होंने प्रपोज किया था। एसिड मेटाबॉलिज्म यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक एसिड के फॉर्म में स्टोर रहेगा, मैलिक एसिड जिसको हम कहते हैं, उस फॉर्म में वो स्टोर रहेगा। एंड यहाँ पे और एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि यहाँ पे ना, अगेन मैं ये टैग लगा रही हूँ, आप लोगों को पता है ना जब मैं ये मार्क लगाती हूँ, विच मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये प्लांट्स का स्टोमेटा ओपन होता है जनरली नाइट के टाइम पे एंड क्लोज रहेगा डे के टाइम पे, जिसको कहते हैं हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो मीन्स नाइट, नाइट में एक्टिव होने वाला या नाइट में ओपन रहने वाला स्टोमेटा होता है इन प्लांट्स के पास। तो अब इन प्लांट्स की अडेप्टेशन ही ऐसी है कि दिन में बहुत वो अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं रखते, रात में रख रहे तो गैसियस एक्सचेंज भी रात को होनी है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी क्या हो जाएगा, रात में होगा। सो सी, इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होगा वो नाइट में होगा, बाद में इसके बाद जैसे हमने C4 साइकिल में भी देखा था ना कि अंदर से एक C3 साइकिल भी चल रही थी, याद है ना, कल ही देखा हमने कि C4 भी चलता था एंड एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल के यहाँ पे साथ C3 भी चलता था, करेक्ट। सो C3 एंड C4 दोनों भी चलते थे C4 प्लांट्स में, बट एक्चुअल शुगर का बनना इज बिकॉज ऑफ दिस साइकिल, C3 साइकिल। C4 में भी C3 साइकिल ही शुगर को एक्चुअली बनाता है। सेम कैम में भी एक्चुअली शुगर जो है वो C3 साइकिल ही बना सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे और एक चीज क्या है कि यहाँ पे क्रांस एनाटॉमी तो नहीं है, मतलब जो हमने बहुत सुंदर सेल्स कहा था, बंडल शीट सेल्स को कहा था, वो वाले सेल्स तो यहाँ पे है नहीं, बट एंजाइम यहाँ पे दोनों मिलेगा आपको, पेप्केज भी मिलेगा और रुबिस्को भी मिलेगा, एंड दोनों के दोनों मेसोफिल में ही है। मतलब यहाँ पर सिर्फ हमारा MS धोनी एक ही प्लेयर है जो रुबिस्को एंड पेप्केज दोनों को चलाने वाला है। बट C4 में हमने क्या देखा, रुबिस्को को देखा मेसोफिल में, पेप्कोस को देखा, सॉरी रुबिस्को को देखा बंडल में, पेप्कोस को देखा मेसोफिल में। तो यहाँ पे क्रैंस एनाटॉमी नहीं है, करेक्ट, नो क्रैंस एनाटॉमी, ओनली both the enzymes will be fixing only in one cell, mesophyll सेल में ही। तो देखते हैं ये चीज होती कैसी है। एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इस पाथवे को आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खुशी की बात यह है कि आपकी एनसीईआरटी में तो ये है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, एनसीईआरटी में डायरेक्टली फोटो रेस्पिरेशन है कि नहीं। कैंप पढ़ा है क्या अपने स्कूल में? नो मैम। हाँ, प्राकृतिक ट्रू। तो यस, आपने कैंप स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, विच मीन्स कि एनसीईआरटी में फाइनल एग्जाम में थ्योरी में ये पाथवे आपको नहीं आने वाला है। सो डायग्राम की यहाँ पे सिर्फ समझने वाली बात है, आपको पाथवे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सो थोड़ा सा हम डायग्राम को समझते हैं एंड स्टार्ट हम करेंगे नाइट से, क्योंकि हमारा स्टोमेटा ओपन नाइट में रहेगा, जिसको हम स्कोटो एक्टिव कहते हैं। सही बात। तो हमको स्टार्ट जो है साइकिल की वो नाइट से करनी पड़ेगी, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा एंड
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से कंबाइन करेगा, मतलब नाइट के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इसके साथ, एंड ये बनाएगा एक C3 एसिड, C4 एसिड, जिसको हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सेम वाली चीज जो हमने देखी थी C4 पाथवे में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड देखा था, करेक्ट। अब क्या होगा, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को हम ट्रांसफर करेंगे इनटू मैलिक एसिड. So now this oxaloacetic acid is going to form into a malic acid. Malic acid का एक खूबसूरत बात ये है कि malic acid is stored in vacuoles during night and decarboxylated to during day. मतलब अब क्या होगा, जब ये हम स्टोर करेंगे नाइट में तो इसको हम वैक्यूल के अंदर लेके जाएंगे, और जब तक दिन होता नहीं, जब तक सूरज आएगा नहीं, तब तक वेट किया जाएगा. अब जैसे ही सूरज आ गया, जैसे ही यहाँ पे मैलिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो भी है, ये सारे 4 कार्बन वाले ही है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ले लो, मैलिक एसिड ले लो या अस्पार्टिक एसिड ले लो, तीनों में से कोई भी एसिड बन सकता है. सो लेट्स टेक मैलिक एसिड, OA भी लिखोगे तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज है. तो ये मैलिक एसिड यहाँ पे अब स्टोर हो गया है रात भर के लिए. ओके, अब जैसे ही डे आ गया हमारे, हाँ बोलो मैम, प्लीज दूसरे पेन से लिख लीजिए, इसका कलर थोड़ा सा आंख में ये हो रहा है. ओके फाइन. सो लेट्स रीराइट दिस. कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कौन पकड़ेगा, PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. लिख देती हूँ मैं इसका भी नाम, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. देन यहाँ पे जो काम करने वाला है एंजाइम वो होगा पेप्केज. यहाँ पे होगा एंजाइम पेप्केज, जो कन्वर्ट करेगा किसी भी C4 एसिड में, चाहे वो मैलिक एसिड हो, ऑक्सैलो एसिड हो या एस्पार्टेट हो. सो इफ वी से कि हम यहाँ पे मैलिक एसिड की बात कर रहे हैं, ये तैयार होके बैठ जाएगा वैक्यूल के अंदर, बिकॉज वैक्यूल हमारा स्टोरेज बॉडी है ना, जहाँ पे हम वाटर को, बहुत सारे एसिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं. तो स्टोरेज Yes, वाला मैम. इसलिए फिर वैक्यूल में स्टोर किया. ये सारी चीजें हमको सोचनी चाहिए कि मैम इसी में स्टोर क्यों किया, यहाँ पे ही क्यों गया, वहां पे ही क्यों गया, इसी में एक ही सेल की क्यों बात है, यहाँ पे क्रॉस एनाटॉमी क्यों नहीं है. सो देयर शुड बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम यू साइड कि सामने वाला बंदा भी कंफ्यूज होना चाहिए कि अच्छा मुझे और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे खुद को क्वेश्चंस नहीं होंगे. तो ऐसा लाइक ये मैं ऐसी थी जब मैं आपके एज में थी, इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी क्यूरियोसिटी, ये ऐसी क्यों होती है, वैसे क्यों होती है. सो आप भी थोड़ा सोचा करो कि ऐसा क्यों होता होगा. सो वैक्यूल में अब क्या किया, मैलिक एसिड को स्टोर करके रखा. अब जब इसको मैं बाहर निकालूंगी, जब हमारे सूरज भाई साहब आएंगे, सूरज उग गया है यारो तब, अरे मेरे सच में सूरज नहीं दिया, लेट्स राइट इट एज सन. ये आपसे बात करते करते ना डे टाइम. अब मैलिक एसिड जो बाहर आएगा वैक्यूल से, उसमें से एक कार्बन को हम निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक कार्बन को निकाला गया, देखो, which is called as decarboxylation. ये सेम चीज हमने C4 पाथवे में देखी थी, याद आ रही है. Yes, मैम. में फिर से हमने CO2 को निकाला था, फिर CO2 को हमने कहाँ भेज दिया, किसके पास भेज दिया, C3 के पास भेज दिया कि अब आप क्या करो, C3 साइकिल को चलाओ एंड शुगर्स को बनाओ. याद आ रहा है, सेम चीज चल रही है ना. यहाँ पे देखो रुबिस्को, यहाँ Yes, पे आप काम आएगा हमारा रुबिस्को, एंड ये सारा एक ही सेल में चल रहा है. दिस ऑल थिंग इज गोइंग इन विच सेल, मेसोफिल सेल. यहाँ पे कोई भी क्रैंस एनाटॉमी नहीं है. देन अब ये मैलिक एसिड क्या करेगा, ये फिर से सिंपली, अब इसमें से 4 कार्बन में से एक चला गया तो ये क्या बनेगा, C3 एसिड बनेगा, विच इज अगेन नथिंग बट योर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. तो इसको हम यहाँ पे रुकेगा जब तक हमारा चंदा मामा ना आ जाए, मतलब हमारे मून ना आ जाए. जैसे मून आ जाएगा, अगेन स्टोमेटा ओपन, कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको पकड़ लिया, फिर से मैलिक एसिड बन गया. मैलिक एसिड को वैक्यूल में स्टोर कर दिया. जब सूरज बाबा आ गए, मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया, एंड दिस विल अगेन गो इनटू C3 साइकिल. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, दिन में एंड रात में हो क्या रहा है, रात में हम एसिड को बना रहे हैं, दिन में हम उसी एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं.
तो नाउ पे अटेंशन टू दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को ध्यान दीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड ड्यूरिंग डार्क फेज मतलब नाइट, डार्क मतलब यहाँ पे रात की बात हो रही है, इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन और फेज 1। यहां से क्वेश्चन बनता है एसिडिफिकेशन कब होता है, डी एसिडिफिकेशन कब होता है। एसिडिफिकेशन क्यों कहा, व्हाई, सिंपली मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन हो रहा है किसी एसिड का, इसलिए वो एसिडिफिकेशन कहलाएगा। मैलिक एसिड से हम CO2 को निकाल देंगे, अब C3 हो जाएगा, मतलब 3 कार्बन वाला कंपाउंड हो जाएगा, तो ये डीएसिडिफिकेशन रिवर्स प्रोसेस, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, तो 2 बार CO2 फिक्सेशन अगेन, राइट। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार CO2 फिक्सेशन होता है, C4 में भी 2 बार हो रहा था, C में भी 2 बार हो रहा था, बस सॉरी कैम में भी 2 बार हो रहा है, बस फर्क दोनों में ये है कि वहां पे क्रैन्स एनाटॉमी है, वहां पे बंडल शीट सेल्स का प्रेजेंस है, उनका अडेप्टेशन वैसा है, वीट सॉर्गम ये नोन प्लांट्स ने अपने लिए अडेप्टेशन ही वैसे कर कि क्लोरोप्लास्ट को उन्होंने 2-2 सेल्स में बांट के रखा है, बट ये 2 सेल्स में बांटने वाली चीज ये वाले प्लांट्स नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ही सेल में चलाया, बट हम यहाँ पे मैलिक एसिड को स्टोर करने लग गए। वहां पे भी OA बनता था, OA या फिर मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टेट, एनी ऑफ देम कैन बी फॉर्म। समझ रहे हो फर्क, यहाँ पे हम 2 सेल्स को बांट नहीं पाए, ये प्लांट्स उस टाइप की अडेप्टेशन कर नहीं पाए, उनको वैसे फैसिलिटीज नहीं मिले, तो उन्होंने कुछ ऐसा वाला पाथवे चला लिया। सेम ही है, ये बहुत सिमिलर है, ये बहुत मिलता जुलता है C4 से। ओके तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देयर इज अ फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ 2 ATP टू ADP। ओके तो कैम पाथवे में आपको याद क्या रखना होगा, याद रखना होगा कि एग्जाम्पल्स कौन से प्लांट्स हैं जो कैम पाथवे चलाते हैं। एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहा, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर कर दिया था, है ना। पेप एंड CO2 ये दोनों मिला के मैलिक एसिड बना रहे हैं, तो इसको स्टोर कर रहे हैं हम। फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, एक तो एग्जाम्पल्स के बारे में, दूसरा आ सकता है कि कौन से ऐसे प्लांट्स है जिसमें फोटो एक्टिव वाला स्टोमेटा है, रात में एक्टिव होने वाला, फोटो एक्टिव लाइट में स्कोटो एक्टिव, इसी का ऑपोजिट फोटो एक्टिव रहेगा बच्चे, फोटो एक्टिव, सिंपली फोटो मतलब सनलाइट, है ना, एंड स्कोटो मीन्स रात में रहने वाला। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि इनिशियल फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ होगा, कब होगा, तो सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता था वो नाइट में, वहां पे C4 में डे में, वहां पे डे एंड नाइट का कोई फंडा नहीं है, वहां पे सिर्फ बंडल सेल्स एंड मेसोफिल का फंडा था, तो वहां पे इनिशियल फिक्सेशन हो रहा था मेसोफिल में, यहाँ पे मेसोफिल ही एक ही सेल है बट रात में होता है। देन एसिडिफिकेशन एंड डीएसिडिफिकेशन मतलब क्या, वही चीज है, मैलिक एसिड का फॉर्म होना रात में कहते हैं एसिडिफिकेशन, एंड वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल जाएगा तो डीएसिडिफिकेशन, तो इसी चीज को एसिडिफिकेशन एंड डीएसिडिफिकेशन कहा गया है। डीएसिडिफिकेशन यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे हो जाएगा एसिडिफिकेशन। कूल, गुड टू गो। याद रखोगे कैम पाथवे जो है क्रिस्टलाइजेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहलाता है। एसिड मेटाबॉलिज्म क्योंकि मैलिक एसिड को हम बना रहे हैं, एक ही सेल है, यहाँ पे कोई क्रांति का फंडा नहीं है, मेसोफिल सेल की बात हो रही है, बस टोमेटा का ओपन एंड ये चलेगा क्लोज, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कब कब क्या क्या बन रहा है। तो स्कोटो एक्टिव टाइप के जो स्टोमेटा होते हैं वो जनरली सेक्यूलेंट प्लांट या जीरोफाइट प्लांट जिसको हम कहते हैं उन्हीं में पाया जाएगा, उनकी ऐसी अडेप्टेशन है, वैसे जरूरत है उनकी। तो उनमें क्या किया उन्होंने, जब रात में स्टोमेटा खुलेगा तब क्या हो जाएगा, मैलिक एसिड को फॉर्म कराया जाएगा, एंड दिन में स्टोमेटा तो क्लोज है बट फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में शुगर जो फॉर्म हो रहा है वो दिन में ही फॉर्म हो रहा है। ऐसा भी अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा ना बच्चों कि फिर एक्चुअल शुगर फॉर्मेशन या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच लीड्स टू शुगर फॉर्मेशन कब होता है, या नॉर्मल एक्चुअल फोटोसिंथेसिस जो है वो कब होती है, तो दिन में ही होगी, बट दिन में गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि स्टोमेटा दिन में क्लोज रहने वाला है। तो ये थोड़ी सी लॉजिकल चीजें हैं, आपको सोचनी पड़ेगी, एक बार ठीक से फिर से देख भी लो ये स्लाइड को, चाहिए तो टेक फ्यू सेकेंड्स, पे अटेंशन एंड टेल मी, अगर नहीं समझा है तो हम फिर से रिवाइज करेंगे, वरना आगे के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं हम।
क्लियर है? यस मैम। ओके, आगे चले। यस मैम। यस मैम। डायग्राम है, डू दिस। मैम क्वेश्चन तो पहले पूरा दिखा दीजिए। दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है बच्चे क्वेश्चन? नो मैम, विजिबल है। अपने फोन में थोड़ा सा उसको ये कर दो ना, बड़ा कर दो ना इमेज को। यस मैम दिख रहा है। फोन में थोड़ा जूम करोगे तो दिखेगा। CAM plants differ from C4 plants. यस, कोई आंसर करना चाहेगा फर्स्ट वाले इसको? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। फिर C4 पाथवे में तो भी पहले बार जब मेसोफिल सेल में पैकेज जो होता है वो वहां पे ही CO2 को ही पकड़ लेता है, तो ये तो C4 में भी होगा। दिस ऑकर्स इन C4। शुभम लेफ्ट कयूं? अच्छा, मंजू सेज ए, रेखा बी, सीबा भी ए, खुशी सेज बी। अच्छा, ए और बी में ज्यादा चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर एज मैलिक एसिड, कुछ कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस कैन अकर एट नाइट इन दिस प्लांट्स। तो ये सही रहेगा क्योंकि मैलिक एसिड का फॉर्मेशन वहां पे भी हो रहा है। ओके, वहां पे भी फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां पे मैलिक एसिड ऑक्सालो, बच्चों ये तो क्लियर है ना कि मैलिक एसिड हो ऑक्सालिक एसिड हो, कोई भी फोर क्या कहते हैं उसको, 4 कार्बन कंपाउंड वाला एसिड मतलब इट्स सेम एसिड। तो अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि नहीं बच्चों इसका आंसर बी सही रहेगा, तो वुड यू एग्री कि फोटोसिंथेसिस नाइट को हो रहा है या नहीं? वुड यू से यस और नो? मैंने अभी बताया था ये यस मैम। नहीं बच्चों, ये रॉन्ग रहेगा क्योंकि स्टोमेटा जो है, सॉरी, दिन में जो है यहाँ पे एक्चुअल फोटोसिंथेसिस होने वाली है इन द C3 साइकिल। तो C3 साइकिल तो डे में हो रही है, तो एक्चुअल फोटोसिंथेसिस नाइट में नहीं होगा। ये आंसर गलत रहेगा। तो जिसने भी बी दिया था, शाबा, निशा, रेखा, बी तो नहीं आएगा। C4 डी भी नहीं आएगा क्योंकि पेप कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड को C4 में भी फिक्स करता है, यहाँ पे भी फिक्स करता है। तो डिफर मतलब दोनों में अलग क्या है ये पूछना है, तो ये भी कॉमन है। देन स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग द पीरियड दैट फेवर फोटो रेस्पिरेशन, ये फेवर फोटो रेस्पिरेशन कैम में एंड C4 दोनों में भी नहीं होगी, तो ये भी कॉमन पॉइंट हो गया। ये भी नहीं आएगा। तो जैसे बहुत लोगों ने बोला, मंजू ने कहा था शायद, आकृति का मुझे आंसर नहीं मिला है। यस मैम, मैं यही करूँ वो थोड़ा सा। तो ओनली मंजू हैज गिवन राइट आंसर, ए सही है यहाँ पे। करेक्ट, सो ए इज द राइट आंसर हियर नाउ। पीपल, आप लोगों को छोड़ के जाने की अनुमति नहीं है, बिकॉज आपसे आपके सारे जो नाम है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। सो डोंट लीव द क्लास, कंपल्सरी अटेंडेंस है। यस, यस मैम, डाटा पैक खत्म है। सेकंड वाला क्या हो गया? टेल मी द सेकंड आंसर क्विकली। हम सी ऑप्शन। टाइप ऑफ CO2 फिक्सेशन सीन इन सेक्युलेंट प्लांट, C4 पाथवे। ट्रू, वेरी इजी ना, बहुत ही इजी था ये। ओके फाइन। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या जानते हो इसके बारे में? एनीवन? मैम फोटो मींस लाइट। पता है, उसके अलावा क्या जानते हो? मैम ये क्लोरोप्लास्ट में होता है पहले तो। ओके, एंड ये सब कुछ हम आज तक जो पढ़े ना फोटोसिंथेसिस में बच्चा, सब कुछ क्लोरोप्लास्ट में पढ़ रहे हैं, उससे बाहर आ ही नहीं हम लोग। खुशी कुमारी को कुछ पता है?
सी आई एम राइटिंग योर नेम्स जो भी है आज। मैम जो ये प्रोसेस होती है ना लाइट पे डिपेंड होती है। नहीं बच्चा, ये तो सही है कि लाइट पे डिपेंड होगा, सब होगा, बट हमने क्लास कल की बात जो हम करी थी, मैं दिखा ही देती हूँ आपको, याद नहीं रहता है। मैम ये ज्यादा रिलीज बड़ी कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड। मैम peroxisome and mitochondria are required to complete this process. हाँ, वो अभी मेरी स्लाइड पूरा पे भी करने के दिखा लिए। था। बट हाँ, मैंने कल मैम ये भी पढ़ाया preference था कि रूबिस को क्या करता है, इसके पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तब ऑक्सीजन को पकड़ेगा। कहा था फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पे दिखाया था कल ही, तभी मैं बता रही हूँ। आप पढ़ के आए क्या? मैंने 1 घंटा पहले मैसेज डाला था कि बच्चों थोड़ा पढ़ के आओ, वरना आज का क्लास कुछ नहीं समझेगा। नहीं पढ़े ना? सच्चे सच्चे बताना, बी ऑनेस्ट। मैम CO2 और A2 अगर प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल होता है ना, तो इसकी रुबिस्को की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। बट उसकी अफिनिटी जो है, अफिनिटी जब दोनों का Yes, ma'am. कंसंट्रेशन, हाँ उसकी ज्यादा रहेगी अफिनिटी। अब ऐसा पॉइंट Yes, बहुत ma'am. रेयरली आता है, उसको भी एक नाम रहता है। जब CO2 एंड O2 का कंसंट्रेशन अगर सेम हो गया ना, जब फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों भी लेवल पे आ गए, दैट इज कॉल्ड CO2 कंपनसेशन पॉइंट। इस पे भी नीट क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊंगी Yes, वो ma'am. क्या है। ठीक है, अभी फोटो रेस्पिरेशन में इतना ही समझ लो कि ये क्या होता है। ठीक है, लाइट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। C2 साइकिल, क्योंकि इसका पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है विच इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लायोलेट, यहाँ पे लिखा है 2-फॉस्फोग्लायोलेट, जो क्या है, एक 2 कार्बन कंपाउंड है, 2PG, 2-फॉस्फोग्लायोलेट। इसलिए ग्लाइकोलेट पाथवे या 2C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन, एनीथिंग इज फाइन। बट ये चलाता कहाँ पे है? ओनली इन C3 प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इसमें अंदर जो रुबिस्को होता है, इसको मैंने कल भी दिखाया है, तो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज दोनों भी एक्टिविटी है। बट C3 के प्लांट्स को अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दे दो, ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी दे दो, तो वो सह नहीं पाएंगे। उस दौरान ज्यादा टेम्परेचर के दौरान क्या हो जाएगा? रिलीज ऑफ CO2 एंड अपटेक ऑफ O2 हो जाएगा, मतलब उल्टा। अब रूबिस को क्या करेगा? जाके ऑक्सीजन को पकड़ने लग जाएगा। अब पाथवे को देखते हैं हम कैसा होता है। ये हमारा नॉर्मल केल्विन साइकिल, दिस इज अ नॉर्मल साइकिल, जहां पे क्या बन रही है? शुगर बन रही है यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ से हमको शुगर बनते हुए दिखता है। बट अगर कॉन्सेंट्रेशन O2 का ज्यादा हो गया तो RUBP अब O2 को पकड़ के बनाएगा ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इनको आपको याद रखना है। अगेन मैं बड़ा हैशटैग लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में भले ही आपके एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल ना हो, बट योर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या नीट वाले एग्जाम्स हो, ये पूछते हैं। मैंने खुद देखा है ऐसे क्वेश्चन आते हुए। इसलिए तो जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट या ग्लिसरेट बता सकते हो आप। इससे आगे कोई भी शुगर बनता नहीं है बच्चों, क्योंकि इतनी साइकिल जो है ये ऐसी साइकिल है ना जो 3 अलग अलग ऑर्गेनल में चलेगी, पता है। क्लोरोप्लास्ट में तो चलेगी, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन जो है वो पकड़ा जाएगा एंड उसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइकोलेट में। अब इस ग्लाइकोलेट को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीसोम में बनाया जाएगा ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन। ये इंटरमीडिएट में इसलिए स्किप कर रही हूँ बिकॉज पाथवे आपको निकालने के लिए कभी भी नहीं पूछते। फोटोसिंथेसिस में से, इन चैप्टर्स में से ओनली आपको साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, C3, C4 यही पाथवेज एंड केमियोस्मोसिस, यही पाथवेज है जो पूछ सकते हैं डायग्राम में, वरना बाकी कैम हो गया, फोटो रेस्पिरेशन हो गया, ये नहीं पूछते। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना कि हो क्या रहा है, चीजें कैसे हो रही है। तो शुरू तो हो गया क्लोरोप्लास्ट से, बट इसने क्या किया? ये ग्लाइकोलेट को फिर पेरोक्सीसोम के पास भेज दिया। पेरोक्सीसोम एक माइक्रो ऑर्गेनल है, छोटा सा ऑर्गेनल है, जो ज्यादातर हमारे बॉडी में जो वेस्ट बनता है ना, उसको रिसाइकल करता है या फिर उसको किसी अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसका एज सच बड़ा रोल नहीं है। तो इसने ग्लाइसिन बना लिया। ग्लाइसिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। तो शुगर तो नहीं बन रही है यहाँ पे, अमाइनो एसिड बन रही है। इसका क्या करें हम? इसको फिर भेज दिया माइटोकॉन्ड्रिया के पास, इसने फिर से इसको सीरीन में बदल दिया। सीरीन भी अमाइनो एसिड है, इवन दिस इज अमाइनो एसिड। यहाँ पे भी इसका कोई काम नहीं है, फिर से सीरीन को कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरेट में एंड बैक टू पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम से ये ग्लिसरेट अगेन बैक टू क्लोरोप्लास्ट टू फॉर्म 2-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसराइड। तो ये जो शफलिंग है कि कभी पेरोक्सीसोम तो कभी माइटोकॉन्ड्रिया, कभी फिर से पेरोक्सीसोम तो कभी फिर से क्लोरोप्लास्ट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर?
इसको मैं ठीक से लिखती हूँ, देखो, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम से माइटो, माइटो से फिर से पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम से फिर से क्लोरोप्लास्ट। इतनी बड़ी साइकिल चलेगी ये। अब इतना डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतना आता ही नहीं। एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से, आया भी तो एक ही क्वेश्चन आएगा कि कौन सा वो प्रोडक्ट बनाता है, ये वाला। एंड ये प्लांट्स कौन से करते हैं, C3 प्लांट्स करते हैं, ये तो हमको पता चल गया कि एब्सेंट है C4 में, ओनली C3 में प्रेजेंट है। एंड 3 अलग अलग ऑर्गेनल से। अगर बहुत ही किसी ने दिमाग लगा लिया एंड पूछ लिया कि कौन से ऑर्गेनल में क्या क्या बनता है, तो यू कैन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके याद रख सकते हो कि ग्लाइसिन इन पेरोक्सिसोम, सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया में, अगेन ग्लिसरेट इन पेरोक्सिसोम में, याद रख सकते हो तो। वरना मैं क्लियरली बोलती हूँ, जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो, फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे शुगर नहीं बन रही है। शुगर नहीं बन रही है तो फिर इसका फायदा क्या है, ये चलाया क्यों जा रहा है? क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि लाइट को बढ़ाया है, टेम्परेचर को बढ़ाया है, ब्राइट लाइट, टेम्परेचर, हाई ऑक्सीजन, जिसके वजह से ये रूबिस को बदमाश ने CO2 को छोड़ दिया, दगा दे दिया, O2 को पकड़ लिया। तो ये इसकी ऐसी हरकत की वजह से प्लांट को भुगतना पड़ता है ये फोटो रेस्पिरेशन जैसे वेस्टफुल प्रोसेस में। उल्टा यहाँ पे ATP का कंजम्पशन होता है। यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NADPH का कंजम्पशन हो जाएगा, ATP का कंजम्पशन हो जाएगा। मतलब बना तो कुछ नहीं रहा है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास सोडा बारा में कहते हैं ना, बना तो शुगर है नहीं, पर जो भी फोटो C3 ने बना के रखा था शुगर, उसको भी खा लिया ATP के फॉर्म में। सो दैट्स व्हाई वी से कि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। C3 प्लांट्स इसको करते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। बट C4 प्लांट्स ने क्या स्मार्ट चीज खेला पता है? C4 प्लांट्स में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि C4 प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में होने की वजह ये है कि CO2 घट गया, ऑक्सीजन बढ़ गया C3 में, तो रूबिस्को ने पकड़ लिया ऑक्सीजन को। C4 में अगर CO2 घट भी जाता है तो CO2 के 2 पाथवे है। CO2 को हम फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार CO2 आएगा यहां से, दूसरी बार CO2 आएगा मैलिक एसिड से। देखो, 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छे से मात्रा में C4 प्लांट्स को मेंटेन करने आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन कर ले तो रूबिस को उसको छोड़ेगा नहीं, CO2 को ही पकड़ के रखेगा, CO2 को ही फिक्स करेगा, रूबिस को ऑक्सीजन के पास जाएगा ही नहीं। इसलिए C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते। वो बहुत ही होशियार लोग है, अडेप्टेड प्लांट्स है, एंड वो ऐसी वेस्टफुल चीजें नहीं करेंगे। समझे? C4 प्लांट्स में क्यों, C4 प्लांट्स में क्यों नहीं, एंड C3 प्लांट्स में क्यों? C4 प्लांट्स अपना CO2 का कंसेंट्रेशन मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज 2 बार होता है वहां पे फिक्सेशन। एक बार तो एटमॉस्फेयर से ले लिया, तो भले ही एटमॉस्फेयर में अगर कम भी पड़ रहा है, तो मैलिक एसिड जब C3 में बनता है फिर से, तभी भी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो CO2 को हमेशा सप्लाई करता रहेगा केल्विन साइकिल को। तो केल्विन साइकिल को किससे मतलब है? रूबिस्को को किससे मतलब है? CO2 से मतलब है। मिल गया CO2, मैं बता दूंगा शुगर। अब तो CO2 कहाँ से मिला है, क्या फर्क पड़ता है? ये चीजें एक साथ दिमाग में तो जाने वाली है नहीं, मुझे पता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। यस, फिर से बोलो। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तो फिर आ जाएगा। शफिया, आपने क्लास क्यों नहीं ली? ऐसा नहीं होता, हम रिकॉर्डिंग अगर डालते गए और अगर सिर्फ आप लोग, चलो हम मैम रिकॉर्डिंग दे रहे तो हम लोग क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा होता रहा तो हम लाइव क्लास लेने का क्या ही फायदा है? फिर मैं काम करती हूँ, ऑफलाइन चले जाती हूँ, रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। ऐसा नहीं होता बच्चा, बहुत बड़ा। मैम नेटवर्क इशू का बहुत ज्यादा इशू था। एक मिनट एक मैम, मिनट बात करो। मैम एक्चुअली हम कहीं गए थे ना, तो वहाँ पे हमने क्लास लेने की ट्राई की थी, लेकिन ज्वाइन नहीं हो रही थी। तो ओके फाइन, कभी कभार दिस इज सही, फाइन, जहाँ पे इवन आई नेटवर्क सही है अंडरस्टैंड वहाँ सब पे। लोग, ठीक है, सम टाइम दिस इज फाइन, नो प्रॉब्लम, बट नॉट एवरी टाइम। अच्छा, डोंट डू दिस एवरी टाइम, ठीक है ना? कभी कभार मैं भी समझ सकती हूँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो C3 C4 प्लांट्स, अगर कुछ समझा है तो कैन यू आंसर दिस? थोड़ा सा फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ट्राई डूइंग दिस।
ये ए राजा राजा भी जो है, आप भी बहुत बार क्लास छोड़ रहे हो यार। आज बच्चों की कंसंट्रेशन भी बहुत कम है। आपकी एग्जाम्स है क्या? एक्चुअली 25 के ऊपर बच्चे होते हैं, आज 11 ही है। एग्जाम्स चल रही है क्या बच्चों आपकी? पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ऐसा कुछ? नो मैम, हमारे नहीं चल रहे। नो मैम, हमारे भी नहीं चल रहे। बाकी स्कूल में कुछ चल रहा है क्या जिसकी वजह से बच्चे आ नहीं रहे? लास्ट क्लास में तो, कल की क्लास मैम में भी अभी थे। चल रहा है, बाकी स्कूल में चल रहा है। हाँ, कल भी 2023 के पास कुछ था नंबर, आज 10 ही है सिर्फ। एनीवेज, मैम नहीं, आंसर नहीं कर पा रहे हो? कैन यू आंसर दिस? अच्छा, ओके स्नेहा, ओके आकृति, ओके फाइन फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, ख्याल रख लो अपना। अभी ये आंसर करो जल्दी से, फैक्टर्स करवाना है मुझे अभी। निशा कह रही है डी। ओके, थोड़ा सोचना बच्चा जी, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट पूछे। निशा जी एक बार ठीक से पढ़ लो फिर से क्वेश्चन को, कौन सा करेक्ट पूछा है। मैम ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, आप अपना जो भी ओपिनियन है बता दो, गलत जाएगा तो मैं हूं ही ना बताने के लिए। मैम मैं ऑप्शन बी। मैं हूं ना गाना गाऊंगी मैं अब। मैम आपकी स्क्रीन छोटी क्यों हो गई? छुट्टी हो गई आपके फोन में? यस जूम मैम। कर नो दो। मैम, सही है। नहीं नहीं, आपके फोन में मैम वो कुछ जूम होगा। करके आता है। नहीं बच्चा, मैंने कुछ नहीं किया, इट मस्ट बी इन योर फोन, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मेरे दोनों हाथ यही है देखो। ओके ओके, शाबाश राजा, ओके स्नेहा बी नो, आकृति इज राइट। सो जिसने भी ए आंसर किया है बच्चा, दैट इज ट्रू, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट टू। क्यों? ये समझो कि सब करेक्ट क्यों है एंड टू करेक्ट क्यों नहीं है। हाँ निशा, तो टू का करेक्ट ना होने का क्या रीजन है? लेट्स सी कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल्स ऑफ बंडल शीथ of C4 plants are granule, have pepcase but no rubisco। अब ये किसने कह दिया? ये तो गलत बात है। आपको अगर ग्रैनल पता भी नहीं होगा कि क्लोरोप्लास्ट कैसा है, ग्रैनल है, ये बात मैं मानती हूँ कि हमने नहीं देखी है, शायद हमको पता नहीं है, लीव इट। बट क्लोरोप्लास्ट में जो बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल में पेप्केज और रुबिस्को दोनों में से कौन सा होता है? विच वन यू फाउंड? पेप्केज होता है मेसोफिल में, रुबिस्को होता है बंडल शीट में। तो उल्टा कह दिया है, दिस इज अ रिवर्स केस। उल्टा अगर होता तो ये सही होता, इसलिए इसको गलत कहा है, बाकी सारे सही है। रेस्पिरेशन इज फेवर्ड व्हेन हाई ऑक्सीजन, लो CO2, राइजिंग टेम्परेचर, ये सही था। सो ये ट्रीटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है। देन मेसोफिल सेल्स में प्लांट्स ग्रैनुल हैव पेप्केज बट नो रुबिस्को, ये भी सही है, सेम चीज। एंड ये C4 प्लांट्स है, ये भी सही है। So yes, 1, 3, 4 are correct. So all are correct except 2 is the right answer. मैम कैन आई रिजॉइन? कौन है ये? शीबा मैम, ये आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है सही से। आपने ना वहां पे जो आइकन होता है ना छोटा सा, उसको क्लिक कर दिया होगा, इसलिए वो छोटा सा नहीं, छोटा आ रहा है। रिजॉइन करोगे तो सेटिंग नहीं चेंज होगी बच्चा। मैम ये मैम वाली आइकन स्क्रीन कहाँ ऑफ पे? स्क्रीन के मुकाबले थोड़ी सी छोटी है, उसको जूम करेंगे ना तो सब दिख रहा है, क्योंकि हाँ, उसके स्टेटमेंट्स बड़े बड़े हैं ना, इसीलिए। नहीं, वो नहीं हुआ है, वो जैसे हम लोगों का फोटो आ रहा है ना साइड में, वैसे आ गया वो स्क्रीन भी। अच्छा, हाँ तो उसके ऊपर क्लिक कर दो अभी फिर से। आप उसे तो इसके मैम आपके फेस नहीं दिख रहा है। हम रिजॉइन करेंगी तो हो जाएगा। ठीक है, कर लो। ओके मैम। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, डू इट ऑन योर ओन, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है। ये स्लाइड्स मैं आपको डाल ही दूंगी वैसे नोट्स के लिए, तो तब कर लेना उस क्वेश्चन को। लेट्स सी पहले कि कौन से फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स कैन बी एनीथिंग जो अंदर एंड बाहर से
फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करे। तो अंदर एंड बाहर से हम अलग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इंक्लूड करते हैं इंटरनल फैक्टर्स को। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, हाँ कृति, बट पहले हम इंटरनल फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं। मतलब इंटरनली ऐसा क्या हो सकता है, इंटरनल मतलब सेल के अंदर की बात हो रही है या प्लांट्स के अंदर की बात हो रही है, तो प्लांट्स की खुद की बॉडी की बात हो रही है। तो इट कैन हैपन व्हेन शुगर accumulates इन द मेसोफिल सेल। जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, आई एम हाईलाइटिंग दिस। शुगर को मेसोफिल सेल में अक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुगर को मेसोफिल सेल से आगे फ्लोएम में ट्रांसफर होना चाहिए। एंड फ्लोएम क्या करेगा, बाकी के बॉडी पार्ट्स जो है प्लांट्स की वहां पे ट्रांसफर कर देगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, जहां पे C3 C4 साइकिल चल रही है वहीं पे शुगर अक्यूमुलेट होता गया, आगे हम पास ही नहीं करेंगे, उससे ओवरऑल फोटोसिंथेसिस भी अफेक्ट होगी। देन लीफ का जो अरेंजमेंट है, उसकी साइज, उसका जो एंगल है कि किस एंगल से वो, किस ओरिएंटेशन से वो सन की तरफ है, वो अफेक्ट करेगा। देन क्लोरोफिल का पिगमेंट जो न्यू होते हैं, जो यंग लीफ होते हैं, उनमें ज्यादा होता है। जो थोड़ा एज कर रहे हैं, सेनेसेंस हो रही है, तो प्लांट्स की एज के हिसाब से भी फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो सकती है। देन क्यूटिकल, क्यूटिकल पता है ना, जो वैक्सी लेयर होता है लीफ के ऊपर का, अगर वो भी कुछ ज्यादा ही थिक रहा, जिसकी वजह से लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाई, तो भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस के ऊपर रेट अफेक्ट हो जाए। सो ये तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो गए कि लीफ का ओरिएंटेशन हो गया, देन अक्यूमुलेशन ऑफ शुगर्स, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, क्यूटिकल। बट हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स ज्यादा है जो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, जिसको हम बहुत ज्यादा पढ़ते भी है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर लाइट। अब लाइट का यहाँ पे क्या लेना देना, तो इट इज इररिलेवेंट, ऐसा तो हम कभी नहीं कह सकते, क्योंकि लाइट के बिना ये चीज होने वाली है नहीं। बट मैक्सिमम लाइट जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो है 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में, इस दौरान अगर ऐसा हो जाता है कि कोई भी एक लाइट बिकॉज ऑफ क्लाउड्स, हो सकता है बारिश आ रही हो सकता है बहुत सारे बादल घिरे हुए हैं, उस टाइम पे क्या हो सकता है कि प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू गेट मोर लाइट। तो ज्यादा लाइट नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, अपने आप फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो जाएगा, और ज्यादा लाइट मिलने लग गई तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। बट 700 के ऊपर अगर आप चले गए तो उल्टा हो जाएगा कि भाई फिर से फोटोसिंथेसिस नीचे आ गई, जिसके वजह से इसको हम रेड ड्रॉप या फोटो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो लाइट को इस रेंज में रहना जरूरी है। इसके ऊपर भी चले गए तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसके नीचे भी चले गए तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कि जब ज्यादा आप लाइट दिए जा रहे हो उतनी उसकी कैपेसिटी है नहीं, 700 के ऊपर लेके जा रहे हो, इंफ्रारेड रीजन, रेड रीजन, फार रेड रीजन, उस रीजन में लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो जो भी पिगमेंट सिस्टम है हमारे, वो बेचारे टूट जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फोटो ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं, जहां पे पिगमेंट जो है वो बेचारे डैमेज हो जाते हैं। ओके, तो ये रेशियो आप याद रखोगे कि जनरली फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का रेशियो क्या होता है, 10:1 मिड डे में। मतलब अगर मैं ग्राफ डालूंगी ना, तो 12 बजे से लेके 3 या 4 बजे तक फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ज्यादा दिखेगा, तो 20:1 दिखेगा। बट जैसे ही रात आ गई या पूरा अर्ली मॉर्निंग देखोगे, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज इक्वल, जिसको हम कहते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। इसको मैं 2-3 हैशटैग लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी लाइट तेज आती है, सनलाइट तेज कब होती है, भरी दोपहर में होती है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि उस दौरान फोटोसिंथेसिस ज्यादा चलेगा, तो जहां नॉर्मली इतना होता है वो डबल हो जाएगा, 20:1। रेस्पिरेशन तो अपने अपने रेट से होता है, रेस्पिरेशन पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होगा ज्यादा, फोटोसिंथेसिस पे होगा। तो फोटोसिंथेसिस तो डबल हो गई, देखो फोटोसिंथेसिस 20 हो गया, रेस्पिरेशन 1 का 1 ही है। तो ये डबल क्यों हो गया, क्योंकि लाइट बढ़ गई। अब जैसे ही सूरज जल गया, मेरे यहाँ पे जो सूरज जल गया, आप देख सकते हो थोड़ा डार्क भी हो गया है, आपके यहाँ पे भी ढल रहा होगा। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, घटने लग जाएगी। सो यू कैन सी डिक्लाइन। अर्ली मॉर्निंग में भी थोड़ा इंटेंसिटी कम होता है, अगेन वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्लाइन रहेगा, कम रहेगा। रात में क्या होगा बच्चों, आपको क्या लगता है, रात में फोटोसिंथेसिस लो रहेगा या कंप्लीटली निल रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? यस टीचर, ट्रू, कंप्लीटली निल रहेगा।
मेरे हिसाब से ऐसा कभी कभी हो सकता है कि मैम लो रहेगा। यस इट वुड बी वेरी लो। हम कंप्लीटली नहीं ये टर्म ज्यादा यूज नहीं करते, वी से कि इट वुड बी लो। ओके, देन जो सेकेंड अफेक्टिंग फैक्टर है टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, ऑप्टिमम मतलब जो सही से सुटेबल होने वाला, वो होता है 20 to 35 डिग्री सेल्सियस इतना। अगर मैं इससे ज्यादा टेम्परेचर ले लूंगी तो क्या हो जाएगा? एनीवन? इससे ज्यादा मैम टेम्परेचर मैंने चला लिया, फोटोसिंथेसिस मैम अफेक्ट हो फोटोसिंथेसिस जाएगा। नहीं होगा क्यों नहीं होगा? मैम, क्योंकि उसको इतना ही रिक्वायर्ड है ना। अच्छा ऊपर चले गए तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर ऊपर चला गया मान लो टेम्परेचर, तो मेरे जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स बेचारा काम करना बंद कर देंगे, बिकॉज टेम्परेचर सेंसिटिव तो हमारे एंजाइम्स ही होते हैं, यस मैम। करेक्ट। सो डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स मतलब वहां पे टेम्परेचर सेंसिटिविटी आ जाती है, जिसके वजह से एंजाइम्स अब हमारे काम नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वन रीजन कि यहाँ पे टेम्परेचर सेंसिटिविटी आती है। उसके बाद अगर टेम्परेचर कम हो गया, ठंड है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो गया, तब क्या होगा? डीनेचुरेशन नहीं कहेंगे अब, तब एक्टिविटी जो है वो ओवरऑल वो कम हो जाएगी। ओके, देन ओके मैम। नेक्स्ट पॉइंट है जहां पे हम आते हैं CO2 कंसेंट्रेशन। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर का एक फॉर्मूला आएगा, आगे देखते हैं हम उसको। तो CO2 कंसेंट्रेशन ऑप्टिमम सुटेबल होनी चाहिए, इतनी 1% तक मिलनी चाहिए, ताकि फोटोसिंथेसिस सही से करता रहे। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो टॉक्सिक टू प्लांट एंड ऑल्सो क्लोजेस द स्टोमेटा। ज्यादा CO2 में ऐसा हम सोच सकते हैं कि अरे केल्विन साइकिल फिर ज्यादा चलेगी, ज्यादा CO2 मिल रहा है, बट जितना भी CO2 ज्यादा मिलेगा उतनी एंजाइम भी तो होनी चाहिए ना रुबिस्को वाली, उतना वो एक्टिविटी भी तो करना चाहिए। अब एक इंसान मान लो मैं एक दिन में 4 क्लासेस ले सकती हूँ, उससे ज्यादा दोगे तो मेरा भी तबीयत खराब हो जाएगा, मेरा भी गला खराब हो जाएगा, मैं कितना ही पढ़ा लूंगी ना, मेरी एफिशिएंसी जो है, मेरा रेट जो है वो कम हो जाएगा। सेम चीज हैपेंस विद प्लांट्स ऑल्सो, बेचारे वो भी थक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे उतना। सो दैट इज व्हाट CO2 का कंसंट्रेशन ऑप्टिमम होना। यहाँ पे भी क्या हो जाता है, अगर एक लेवल के ऊपर ऐसा हो जाएगा कि जितना CO2 निकल रहा है फ्रॉम रेस्पिरेशन उतना CO2 किसके रिस्पेक्ट में होगा? क्या फिर से बोलो, फिर से बोलो, आपका वॉइस बहुत कम था। मैम ये 1% किसके रिस्पेक्ट में होगा? वॉइस कट रही है बच्चे, क्या बोल रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा है। मैसेज कर दो। इशू है, इस वजह से मैम कट रही है, लाइट चली गई। हाँ इट्स ओके, आप मैसेज कर दो मुझे। ओके मैम। ओके, देन CO2 का कंसंट्रेशन जितना हाई O2 कंसंट्रेशन होगा वो रिड्यूस करेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, O2 एंड फोटोसिंथेसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि O2 ज्यादा तो O2 को पकड़ लेगा रुबिस्को, एंड ये चलाएगा क्या? रेस्पिरेशन वाला पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन पाथवे, फोटोसिंथेसिस नहीं बट फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। इसलिए रुबिस्को जो है ऑक्सीजन को पकड़ने की वजह से, अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया फोटोसिंथेसिस घट गया। रुबिस्को को जो ऑक्सीजन पकड़ता है जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होता है ना बच्चों, उसको वारबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन ही पढ़ते हैं, बट साइंटिस्ट का नाम वारबर्ग है। ओके, देन लास्ट स्लाइड आज के लिए, बहुत लोग थक गए होंगे, छोड़ के भी जा रहे हैं मुझे पता है। सो वाटर इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट, क्योंकि कम है वाटर तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। देन इनहिबिटर्स, बच्चे मैंने इसके बारे में बोला था, याद है क्या किसी को? फोटो सिस्टम्स जब मैंने पढ़ाए थे PS1 एंड PS2, इसी स्लाइड में, अब मैं पीछे जाके नहीं दिखाऊंगी आपको, बहुत पीछे जाना पड़ेगा मुझे। तो यस मैम। DCMU डायूरोमिथिल यूरिया, तो डाइमिथिल यूरिया एक ऐसा इनहिबिटर था जो PS2 को ब्लॉक कर सकता था। तो ये क्या करता था, ऐसे हम वीड्स जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, उसको हटाने के लिए इसको यूज करते थे, ताकि फोटोसिंथेसिस को रोका जाए। वीड्स को यस हम मैम, आपने ये कर बताया सके, था। इरेडिकेट कर सके। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे ये है केमिकल्स है जो डाइक्वाट, पैराक्वाट, डाइज होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक सकते हैं। तो DCMU को ज्यादा पूछा जाएगा, ये सारे मैंने लिखे तो है, अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, वरना इट्स ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। तो फोटो सिस्टम 1 को जो ये करेगा, अफेक्ट करेगा, वो डाइक्वाट एंड पैराक्वाट होता है।
फोटोसिस्टम 2 को DCMU है, देन CMU है, पैन, एट्राजिन, इतने सारे आते नहीं यार, हम का दिमाग को टेंशन मत दो, वैसे भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए. Why you want all? See, these are used as herbicides which blocks the electron system. And lastly minerals, इसके बारे में भी हमारे बुक में मेंशन नहीं है, इसके बारे में बुक में मेंशन नहीं है. मिनरल्स लाइक बेसिक मैग्नीशियम, नाइट्रोजन. आपको याद है क्लोरोफिल पिगमेंट में मैंने आपको मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर दिखाया था. स्ट्रक्चर मतलब जब मैंने आपको क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल A एंड B बताया था, अपने पीछे जा ही जाती हूँ क्योंकि आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने ये सिखाया था. क्लोरोफिल पिगमेंट के वक्त शायद मेरे साथ थे, किसके साथ पता नहीं, सी, ये नहीं आ गया, दिखा दो जल्दी से. सी, अगर मेरी क्लास किसी ने अटेंड करी होगी तो क्लोरोफिल पिगमेंट में मैग्नीशियम प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एक्टिवेट द पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आप मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स को प्रोवाइड करो, वरना सेल ठीक से काम नहीं करेगा. मतलब जो हमारी ये है क्लोरोफिल पिगमेंट है वो काम नहीं करेगी. तो ये हो गई एक बात. देन लास्ट हमारा एक ब्लैकमन फैक्टर रहता है, सिर्फ एक लॉ रहता है ब्लैकमन लॉ जिसको हम कहते हैं, सिर्फ वही बता देती हूँ एंड देन विल स्टॉप. तो फोटोसिंथेसिस को कंक्लूड कर दिया हमने. एंड आई नो आप लोगों के दिमाग में बहुत से सवाल है रिलेटेड टू कैम, पाथवे एंड ऑल, तो यू कैन आस्क मी. अगर जिसका भी एक्स्ट्रा क्लास है इसके बाद, एक्स्ट्रा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का वगैरह, तो यू कैन ड्रॉप आफ्टर दिस. इफ एनीबॉडी हैज डाउट कैन स्टे बैक. तो एक ब्लैकमन का लॉ है जिसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं. लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है ऐसा कोई भी फैक्टर, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक लीफ को क्या कर दिया, सब कुछ दिया उसको, CO2 दिया, उसको पानी दिया, देन उसको दिया हमने टेम्परेचर भी दिया, जो भी चाहिए उसको दिया, एंजाइम्स भी दिया, बट लाइट जो है, लाइट की इंटेंसिटी को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया. तो अब ये लीफ जो है फोटोसिंथेसिस ज्यादा या अप्रोप्रिएटली नहीं कर पाएगा. सो देयर वुड बी नो मच फोटोसिंथेसिस. इस एग्जांपल में क्या कह सकती हूँ कि लिमिटिंग फैक्टर जो है वो लाइट है. तो जो भी मिनिमम वैल्यू में होता है, जिसकी भी मिनिमम वैल्यू कंट्रीब्यूशन टू द फोटोसिंथेसिस, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फैक्टर. कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, लाइट सही है. कभी कभी ऐसा होता है कि CO2 कम ज्यादा हो रहा है, बाकी सब सही है. तो उस दौरान, उस कंडीशन के दौरान लीफ के अंदर ऐसी जो भी वैल्यू रहेगी जो सबसे कम प्रेजेंट है, वो अफेक्ट करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. क्योंकि बाकी सब तो आप दे रहे हो, बट ये सारे ही इंपॉर्टेंट है. किसी भी एक चीज को आप कम कर दो, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगी. तो लिमिटिंग फैक्टर इज सेम थिंग कि अगर बहुत सारे फैक्टर से एक प्रोसेस डिपेंड करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है हमारे वाटर, मिनरल्स, टेम्परेचर, CO2, O2, लाइट, इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो ऐसा फैक्टर जो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में उसको मिल रहा होगा, वो हो जाएगा उसका लिमिटिंग फैक्टर. लिमिट कर रहा है, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस भी हमारा कम हो जा रहा है. तो ये ब्लैकमन लॉ था, आपके बुक में भी है ये. ओके, तो इसको अगर पूछा गया तो लिमिटिंग फैक्टर मतलब वो फैक्टर, लाइट, टेम्परेचर, CO2 जो भी, जो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस भी घट रही है. इतना ही है उसका मतलब. एंड एट द एंड मेरे साथ आप लोग भी थोड़ा सा प्लांट्स को थैंक्स कीजिएगा, बिकॉज वो है इसलिए हम सांस ले पा रहे हैं. सिंपली Yes, ma'am. yes Yes, ma'am. Thanks, yes and we plant. love plants because Yes, plants ma'am. हमको बहुत ही इजीली ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. क्या है वो आकृति वैसे? हाँ, मैम ये मेरे भाई ने भेजा था, मेरे को गलती से क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया, तो यहाँ पे मैं ओके मैम लिख रही थी तो ये यहीं पे पेस्ट हो गया, गलती से चला गया मैम. ठीक है. मेरे पास इंस्टा है भी नहीं, उसी ने भेजा था. क्या भेजा था? मैम ये कोई इंस्टा की लिंक है, मेरे पास इंस्टाग्राम है भी नहीं, फिर भी भेजा रहता है. इग्नोर. फाइन. सो पीपल, वी कंक्लूड द चैप्टर हियर. इसमें कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है. अलग से एक DPP भी भेजूंगी मैं फोटोसिंथेसिस पे. हो सकता है अगले संडे, क्रिसमस वाले दिन, आपके इस चैप्टर को रख सके हम. लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर, बट इस पे टेस्ट तो होगा ही होगा एक बार. तो प्रिपेयर कीजिएगा. अभी के लिए क्लास में फिर
कंक्लूड करती हूँ कि हो रहा है. इफ एनीबडी हैज डाउट, स्टे बैक. अगर आप फ्री हो तो विल डिस्कस वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव रिगार्डिंग दिस चैप्टर. मैम कल कोई टेस्ट नहीं होगा ना? बाय मैम. नो नो. बाय बाय बच्चा. बाय मैम. बाय. एंड absentee प्रेजेंटी रोज लिए जा रही है हर क्लास में, तो कोई भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा. इवन आई हैव नोटेड योर नेम्स टुडे. बाय मैम. बाय बच्चा जी. गुड बाय मैम. गुड मैम. गुड बाय. स्नेहा क्या बोल रहे हो? प्लांट को सब पता Bye, ही ma'am. Good होगा क्या? प्लांट को पता. आपको एक बात बताओ, बहुत खूबसूरत बात है ये. मेरे घर में ना एक छोटा सा तुलसी का प्लांट है, तो मैं उसकी बहुत केयर लेती हूँ. आई टेक केयर ऑफ दैट अ लॉट. तो मैंने उनसे, मेरी माँ ने एक्चुअली मुझे कहा था कि हाउ यू इंटरेक्ट विद प्लांट्स द सेम वे दे इंटरेक्ट टू यू. तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि मैं बहुत खुश होकर उसको रोज सुबह पानी देती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि आप कैसे हो. आई बी ग्रेटफुल टू देम कि आप हो, इसलिए हमारे घर में प्योर एयर सर्कुलेट हो रहा है. तो इतने फ्रेश लीव्स थे. ये पता नहीं, दिस वुड बी लिटिल बिट मैडनेस ऑल्सो कि मैम क्या बोल रही है, साइंस के जमाने में आप ये कैसे बिलीव कर सकते हो. बट जिस दिन ऐसा हो गया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं पानी नहीं दे पाई उसको, या मैंने बात नहीं की, बस पानी डाल के चली गई, तो इट यूज लिटिल बिट गो डाउन. मे बी टेम्परेचर ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते होंगे, बट मुझे ना वो अलग सा इमोशनल कनेक्ट लग गया मेरे प्लांट के साथ. तो इट हैपेंड नेचुरली. तो उनको पता चलता है, दे डोंट हैव फीलिंग्स, दे डोंट हैव क्या कहते हैं उसको, गुस्सा, नाराजगी, ये सारी चीजें उनके पास होती नहीं है. बट हॉर्मोन्स तो होती है. एंड एक बॉडी का ऑरा होता है, जिस हिसाब से आप फीलिंग सामने वाले को देते हो, उसी हिसाब से फीलिंग आपको भी आती है. तो इट हैपेंस. आज नहीं तो कल. ऐसा नहीं होगा कि आज आपने बात कर दिया तो दूसरे दिन रिएक्ट करेगा. नो, लॉन्ग टाइम आपको उसके ऊपर भरोसा भी होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होनी चाहिए, तब जाके ये सच में क्या कहते हैं उसको काम करता है. मेरी माँ ने तो ऐसा भी किया था. व्हेन आई वाज बोर्न, उन्होंने एक मनी प्लांट लगाया था. तो शी यूज्ड टू ऑब्जर्व, जैसे मेरा एज बढ़ता था, मनी प्लांट का भी एज बढ़ता था. कभी कभी बीच में डीकलरेशन होने लग गया. साइंटिफिकली तो मैं उनको समझाती थी कि मम्मी ये तो डीकलरेशन है प्लांट्स का, थोड़ा उसको धूप में रखा करो, ये वो. बट उनको क्या लगता था कि मे बी मुझे कुछ तकलीफ हो रही है. एंड ऐसा होता भी था. कोइंसिडेंटली कुछ, मैं भी आई एम इन सम प्रॉब्लम और समथिंग, तो वो कभी कभी ऐसे मुझे पूछती थी. तो दैट्स हाउ इवन आई डेवलप्ड रिलेशन विद प्लांट्स कि अरे ऐसा होता भी है. तो शायद ये सब कुछ प्योर कॉन्फिडेंस हो सकता है, टेम्परेचर का फैक्टर हो सकता है, बट ये एक मेरी बिलीव है, मेरा फेथ है. मैं किसी को फोर्स नहीं करती. इट्स योर विश, बट इट हैपेंस. ओके.